एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं BFUHS स्टाफ नर्स की तैयारी। सो आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। जो बच्चे पूछ रहे हैं मैम पेपर कब होगा, सो पेपर अभी डिले है। ठीक है, आप अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता कोई भी यूनिवर्सिटी की तरफ से, तब तक तो पेपर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही तुम्हें पता चलेगा पेपर कब है। ठीक है, अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से इंटरनल सोर्सेज से भी नहीं पता चल रहा पेपर कब है। मोस्ट प्रोबेबली तो मैं पहले भी आपको बताया अभी भी कि पेपर में एडिशन होगी जब वैकेंसीज तभी ही होगा, अभी पेपर नहीं होने वाला। सो अभी सितंबर में तो पॉसिबिलिटी लग नहीं रही, अक्टूबर में कह सकते हैं, मिड ऑफ अक्टूबर तक में भी रिलीज़ हो जाए। आप अपनी को जो तैयारी है वो प्रॉपर कर लो। ठीक है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ह्यूज आने वाली हैं, सो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप इसी में रैंक ले लो और अगली वैकेंसी के वेट करने से अच्छा है। साथ ही मैं आपको और चीज़ में बता दूं कि GMCH एंड PGI का भी जो पेपर है वो नवंबर में देखने को मिल सकता है। इसकी स्टाफ नर्स की तैयारी जिस बच्चे ने करनी है, जो अपर लेवल हाई सैलरी पे सेंटर लेवल पे वर्क करना चाहता है, वो भी अपनी तैयारी आज ही से शुरू कर दीजिए, क्योंकि पेपर अगर नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई है एप्लीकेशन फॉर्म्स की, तो GMCH तो जल्दी ही पेपर कंडक्ट करवा लेता है। एंड हमारे जो बैचेस हैं आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी तैयारी को जो है फुल ऑन करने के लिए, अच्छी तैयारी करने के लिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप मुझे कॉल करके या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल पे मैसेज करके बता सकते हैं अगर आपको कोई थ्योरी बैच, MCQ बैच जो है ज्वाइन करना है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब उन बैचेस पे प्री रजिस्ट्रेशंस पर ऑफ़र चल रहे हैं, ऑफ़र्स को बाय करने के लिए आप अभी प्री रजिस्ट्रेशन करा के कल से वो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 10 से, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में हम कंडक्ट कर रहे हैं डेमो क्लास ऑन द 11th सितंबर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेमो क्लास ऑफ ईच बैच, आपको कोई भी एक बैच की डेमो क्लास फ्री मिलेगी जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। उस डेमो क्लास में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आना है और अपनी नॉलेज जो है आप उसके बाद एक क्लास लेके अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच, नहीं तो आप फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं, जिसमें एक टॉपिक थ्योरी बैच से करा दूंगी मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से भी एक टॉपिक कराऊंगी। MCQ बैच में मैं आपको MCQs कराऊंगी नॉर्मल क्लास के, एंड नोट्स तो आपको बाय करना है, उसका कोई डेमो क्लास नहीं है। 11th ऑफ सितंबर को डेमो क्लास कंडक्ट हो रही है। जिस को डेमो क्लास लेनी है और जो कंफ्यूज है कि मैं कोचिंग लूँ ना लूँ, क्रैश कोर्स ज्वाइन करूँ, तो वो डेमो क्लास आके ज्वाइन कर सकता है, उसके बाद वो कंटिन्यू कर सकता है, अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकता है। ये है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप इन डिटेल्स पे कॉल करके या फिर मैसेज करके मेरे से ज्वाइनिंग प्री रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। प्री रजिस्ट्रेशन भी 11th तक ही रहेगी, उसके बाद प्राइस के ऑफर्स जो है वो लिमिटेड ऑफर, डेज ऑफर है। आप ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास है। आप तैयारी करने के लिए अगर अपना हार्डवर्क यूज़ करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ज्वाइन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, जो कि है 492 क्वेश्चन। आज हम 500 क्वेश्चंस कर लेंगे, जो कि मैं BFUHS की सीरीज़ करा रही हूँ। अपना जो 492 क्वेश्चंस है वो है कि ए 10-year-old विद द हिस्ट्री ऑफ रीसेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैज स्वेलिंग अराउंड द आईज इन द मॉर्निंग एंड डार्क यूरिन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स आस्क फर्स्ट। देखो, एक 10 साल का बच्चा है, उसको हिस्ट्री है कि उसकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ठीक है, और उसकी जो स्वेलिंग दिख रही है आईज में और उसका डार्क आ रहा है एकदम से यूरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड द नर्स आस्क? तो हैज़ द चाइल्ड हैड अ रैश एंड फीवर, हैज़ द चाइल्ड हैज़ अ सोर थ्रोट, डज द चाइल्ड हैव एनी एलर्जी, डज द चाइल्ड ड्रिंक लॉट्स ऑफ लिक्विड। जिस बच्चे ने थ्योरी अच्छे से की है उसको ये स्वेलिंग अराउंड द आईज और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है उसकी हिस्ट्री है, ठीक है, अभी नहीं है, उसमें क्वेश्चन में लिखा है उसकी हिस्ट्री है। देखो, आपने अगर एक डिसीज़ कंडीशन पढ़ी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। उसकी पैथोफिजियोलॉजी में आपको पता होगा कि ज़्यादातर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस थ्रॉट इन्फेक्शन से होता है, ठीक है, किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन लॉन्ग टर्म से हो, ठीक है, उसकी वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिलता है। इस पेशेंट में हिस्ट्री है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। स्वेलिंग अराउंड द आइज है, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया मॉर्निंग में, और उसको डार्क यूरिन आ रहा है, इट मीन्स देयर इज अ डिसफंक्शन इन द किडनीज। तो हम उस पेशेंट को क्या पूछेंगे कि हैज़ अ चाइल्ड हैज़ हैड अ सॉर थ्रोट, उसका पहले कभी सॉर थ्रोट हो रखा है।
सो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अपने में ही एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीज़ है। इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है, अगर जिस बच्चे ने अच्छे से डिसीज़ कंडीशन पढ़ी है वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको लगेगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और किसी भी चीज़ को टिक कर सकते हो। नो, इससे ही एक डिसीज़ कंडीशन निकल के आ रही है, क्या है? रेस्पिरेटरी। अब जिसने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ा है उसको पता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, थ्रॉट इन्फेक्शन से ही ये प्रॉब्लम अक्कर होती है कॉमनली, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इन द children. So history of respiratory infection, swelling around the eyes in the morning and dark urine is towards the glomerulonephritis. हम उसके पेरेंट्स से पूछेंगे कि कभी बच्चे को sore throat हुआ है, so this is the right option. So next पे चलते हैं. After NG tube has been inserted, the nurse can most accurately determine that the tube is in a proper place if which of the following can be demonstrated. सो अगर किसी बच्चे के, किसी भी पेशेंट के एनजी ट्यूब इंसर्ट हुई है तो नर्स कैसे एक्यूरेटली डिटरमाइन कर पाएगी कि जो ट्यूब है वो प्रॉपरली प्लेस हुई है, कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेगी? द क्लाइंट इज नो लॉन्गर गैगिंग और कफिंग, द पीएच ऑफ द एस्पिरेंट फ्लूइड इज मेजर्ड, 30 milliliter of normal saline can be injected without difficulty, a whooshing sound in the auscultated where 10 ml of air is inserted. सो मोस्ट एक्यूरेटली जब किसी की नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डलती है, आपको पता होना चाहिए कि नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब की जो प्रॉपर प्लेसमेंट है, इन ऑप्शंस में से कोई और ऑप्शन होता तो हम टिक करते, इन ऑप्शंस में से जो ऑप्शंस दिए होते हैं उन्हीं में टिक किया करो। इन ऑप्शन में से क्या चीज़ सही रहेगी जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेगी कि ट्यूब जो है मोस्ट एक्यूरेटली पड़ी है? ऑब्वियसली अगर हम उसका पीएच देखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी पीएच से हमें पता चल जाएगा। अगर पीएच लोअर देन 4 आ रही है तो इट मीन्स क्या है, लिख लेना इसको, एक्यूरेटली एनजी ट्यूब पड़ी है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब पड़ी है, कितनी पीएच पे पता चलेगा कि जो ट्यूब है वो एक्यूरेट पड़ी है? बिकॉज एसिडिक होता है अंदर स्टमक गैस्ट्रिक कंटेंट, सो उससे अगर पीएच 4 से कम आ रही है वैल्यू उसकी तो इट मीन्स ठीक पड़ी है, बट अगर 4 से ज़्यादा आ रही है दैट मीन्स देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, सो वी हैव टू चेक इट आउट और told the physician. Next, a preschooler which a history of repaired lumbar myelomeningocele is in the emergency department with wheezing and skin rash. Which of the following question should the nurse ask the मदर फर्स्ट? तो एक प्री स्कूलर बच्चा है, उसकी हिस्ट्री है, उसको लंबर माइलोमेनिंजोसील था। अगर आपने स्पाइना बिफिडा के बारे में पढ़ा है उसमें भी ये लिखा हुआ है। देखो, बात होती है कि कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, एक एक नंबर से भी जो है बच्चा रह जाता है, ठीक है। अब जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था, इसमें कहीं भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का कहीं भी जिक्र नहीं था, ठीक है, कहीं भी नहीं बताया हुआ था। बट अगर आपको उस डिसीज़ कंडीशन के बारे में पता है अच्छे से तो आप पढ़ रहे हो, बिकॉज अगर साइंस देखें तो हम और भी कुछ एलर्जी के बारे में भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली हम एलर्जी की तरफ ही जाएंगे बिकॉज ये एकदम अनकॉमन साइन एंड सिम्टम्स है। सो आपको जो थ्योरी है वो अपनी क्लियर करनी ही होगी अगर आपको अच्छे से क्रैक करना है पेपर, ठीक है। थ्योरी के लिए एमसीक्यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको थ्योरी नहीं मिल रही जितने हो सके उनको अच्छे से करो, ऐसे कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज़ करो, ठीक है। सो मेनिंजोमायोसील इन इमरजेंसी, उसको हिस्ट्री है, मतलब उसका रिपेयर्ड हो चुका है, उसको अब वीजिंग हो रही है और स्किन रैश हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नर्स आस्क द मदर फर्स्ट? इज़ योर चाइल्ड टेकिंग एनी मेडिकेशन, ठीक है। हु ब्रॉट योर चाइल्ड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट? इज़ योर चाइल्ड एलर्जिक टू बनानाज और मिल्क प्रोडक्ट्स? व्हाट आर यू डूइंग टू ट्रीट योर चाइल्ड्स स्किन रैश? सो जो माइलोमेनिंजोसील वाले पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, रिपेयर्ड, अभी अभी रिपेयर्ड हुआ है, वो अभी अभी लिखा हुआ है ये देखो, हिस्ट्री ऑफ रिपेयर्ड। सो इन पेशेंट्स को मोस्टली एलर्जिक होती है, एक तो लेटेक्स प्रोडक्ट से, ठीक है, बिकॉज इनकी इतनी ट्यूबिंग होती है, अंदर कैथेटर डलते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाती है, इनको उनसे एलर्जी होती है मोस्ट कॉमनली। दूसरा, इनको बनाना एंड मिल्क प्रोडक्ट से भी एलर्जी होती है। आपको पता होना चाहिए कि स्पाइना बाइफिडा वाले पेशेंट्स की रिपेयर हो जाती है, उनको उनके एलर्जिक साइन क्या है। सो इन चाइल्ड्स में एलर्जी देखी जाती है बनाना एंड मिल्क प्रोडक्ट से। तो हम पूछेंगे कि रिपेयर्ड वाले पेशेंट में कि कहीं आपके चाइल्ड को बनाना एंड मिल्क प्रोडक्ट से एलर्जी तो नहीं हुई है, ठीक है। स्किन रैश एंड वीजिंग से हमें पता चल जाएगा इट्स एन एलर्जिक साइन, ठीक है, कि उस पेशेंट को बनाना एंड मिल्क से क्या हो रहा है, एलर्जी हो रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। बिफोर प्लेसमेंट ऑफ अ
peritoneal shunt for hydrocephalus and infant is irritable, lethargic and difficult to feed, to maintain the infant's nutritional status, which of the following action would be most appropriate? So देखो, जब हमने किसी का प्लेसमेंट किया है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट, आपको पता है पड़ता है, इट इज़ एन हाइड्रोसेफेलस का सर्जिकल ट्रीटमेंट, तो वो इन्फेंट बहुत इरिटेबल है बिफोर, इरिटेबल मतलब बिफोर प्लेसमेंट, उसके प्लेसमेंट से पहले लेथार्जिक है और उसको फीडिंग नहीं हो रही है, तो हम उस इन्फेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसे मेंटेन करेंगे, कौन सा एक्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा? फीडिंग द इन्फेंट जस्ट बिफोर डूइंग एनी प्रोसीजर, गिविंग द इन्फेंट स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग, फीडिंग द इन्फेंट इन अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन, शेड्यूलिंग द फीडिंग फॉर एवरी 6 आवर्ली। सो क्या होता है, जो हाइड्रोसेफेलस वाले पेशेंट होते हैं, इनका जो आईसीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, ये बहुत ज़्यादा इरिटेबल होते हैं, ठीक है, और इनमें डिफ़िकल्टी होती है फीडिंग की, क्योंकि इनका सकिंग रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा पुअर होता है। बिकॉज देखो, अगर आप भी हो, अगर किसी स्ट्रॉ से अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक या फिर कुछ पी रहे हो, तो उससे आपके ब्रेन में क्या पड़ता है, थोड़ा सा प्रेशर, आपको ज़ोर लगाना पड़ता है। बट ऐसे पेशेंट्स में ऑलरेडी इंट्रल क्रेनियल प्रेशर क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है। तो अगर ये पेशेंट सकिंग इनकी बहुत पुअर हो जाती है, बिकॉज सक जब करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी होती है। सो इन पेशेंट्स को हम हैवी मील नहीं देते, ताकि उनको प्रेशर ना, हम इनको गिविंग द इन्फेंट स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, ताकि उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो प्रॉपरली मेंटेन हो सके, ठीक है। सो इन पेशेंट्स को हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएटली स्मॉल फीडिंग देंगे और फ्रीक्वेंट फीडिंग देंगे, लार्ज मील्स नहीं देंगे। नेक्स्ट है, नर्स इज असेसिंग अ चाइल्ड हु इज माइल्डली मेंटली रिटार्डेड, द बेस्ट इंडिकेशन ऑफ हाउ अ मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड इज प्रोग्रेसिंग कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्विंग हिम। अगर एक नर्स असेस कर रही है चाइल्ड को, जो कोई माइल्डली मेंटल रिटार्डेशन वाला पेशेंट है, बेस्ट इंडिकेशन क्या रहेगी कि हाउ ये मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड जो है प्रोग्रेस कर रहा है, एट स्कूल विद हिज टीचर, एट होम विद हिज फैमिली, इन द क्लिनिक विद हिज मदर, प्लेइंग सॉकर विद हिज फ्रेंड्स। जब नर्स इस बच्चे को ऑब्जर्व करेगी, प्रोसेस करेगी, देखेगी, अगर ये बच्चा माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन वाला है और वो स्कूल में जाके अपनी टीचर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उनके साथ बात कर रहा है, इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो इट मीन्स कि वो क्या कर रहा है, थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी अब ठीक, मतलब इन द प्रोग्रेसिव वे में चल रही है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। बिकॉज पेशेंट क्या है, माइल्डली मेंटल रिटार्डेड, सॉरी, क्योंकि 3 तरह के होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तीनों की ऑब्जर्वेशन में डिफरेंट चीज़ें आएंगी। जो माइल्ड वाले होते हैं वो टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जो मॉडरेट वाले होते हैं वो अपने घर पे इंटरेक्शंस प्रॉपर दिखाते हैं। सीवियर वाले वो किसी के साथ भी इंटरेक्शन है, उनका जो प्रोग्रेशन है वो बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही कम होता है बट बहुत ही स्लो, ठीक है। सो डिफरेंट आएगा दोनों में, अच्छे से करना। After talking with the parents of a child with Down syndrome, the nurse should help the parents establish which goal. So अगर किसी पेरेंट्स है चाइल्ड के, उसको डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम इम्पॉर्टेंट है, आता ही है एक क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पेरेंट को गोल इस्टेब्लिश करेगी, नर्स हेल्प करेगी उनको। इनकरेज सेल्फ केयर स्किल्स इन अ चाइल्ड, टीचिंग द चाइल्ड समथिंग न्यू ईच डे, इनकरेजिंग मोर लीनियंट बिहेवियर लिमिट्स फॉर अ चाइल्ड, अचीविंग एज अप्रोप्रिएट सोशल स्किल्स। सो क्या करेगी, हमेशा इनकरेज करेगी सेल्फ केयर स्किल्स इन द चाइल्ड। पेरेंट्स को हम ये कहेंगे कि जो उसकी डेली एक्टिविटीज़ है, जो सेल्फ केयर है, वो उसको इनकरेज करे करने के लिए, ठीक है, ताकि जो बच्चा है वो थोड़ा खुद भी इन सब चीज़ों में डाइवर्टेड रहे और खुद सेल्फ केयर करनी सीखे। सो आप ऐसे ही MCQs का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल डिस्क्रिप्शन में मैं MCQs कराऊंगी। इस टाइम MCQs के बैच जो है आपके लिए बेटर रहेगा अगर आपको ज्वाइन करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। सो आप इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आके MCQ बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं आप, या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन लेने के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो आपको जैसे सही लगे इस नंबर पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। द नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट अबाउट अ रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विद आर्थ्रोस्क्लेरोसिस एंड हाउ टू रिड्यूस द रिस्क, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ
रिस्क फैक्टर दैट द क्लाइंट इज़ नॉट एबल टू मॉडिफाई। पहले तो आप ये देखो कि आपको डिसीज़ कंडीशन कौन सी दी है, दैट इज़ आर्थ्रियोसिक्लोरोसिस। आर्थ्रियोसिक्लोरोसिस क्या होता है, बिल्डअप हो जाता है किसका, फैट का एंड कोलेस्ट्रॉल का, कहाँ पे, आर्टरीज की वॉल पे, आर्टरी की वॉल पे बिल्डअप होना फैट एंड कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल भी दो टाइप का होता है, लो लिपिड प्रोफाइल, हाई लिपिड प्रोफाइल। अगर आपने रिपोर्ट्स कभी देखी हो, जो लो लिपिड होता है दैट इज़ नॉट अ हेल्दी एंड जो हाई होता है दैट इज़ एन हेल्दी। सो आपको दोनों का देखना चाहिए रेगुलरली भी कि आप हेल्दी ज़रूर लो। आजकल तो लो बहुत ज़्यादा लेने लग गए हैं, लो लिपिड वाला। कोलेस्ट्रॉल बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, पता नहीं चलता कब ब्लॉकेज हो जाती है। सो क्या होता है इसमें आर्थ्रोस्क्लेरोसिस में, कोलेस्ट्रॉल का एक प्लेग हो जाता है वॉल ऑफ द आर्टरीज में जमा, ठीक है, जो कि ऑब्स्ट्रक्शन करता है ब्लड फ्लो की, ठीक है, और वो प्लेग कभी कभी रप्चर होके आर्टरी में क्लॉट भी बना देता है। सो कौन सा रिस्क फैक्टर रह सकता है, डायबिटीज़, एज, एक्सरसाइज लेवल एंड डाइटरी प्रेफरेंस। जो अब इसमें पूछा है आपको कई रिस्क फैक्टर, ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या पूछी है आपको, रिस्क फैक्टर जो कि नॉट एबल टू मॉडिफाई, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल, एक होते हैं मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल जो हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो रोज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, हम डाइटरी प्रेफरेंस अच्छा खाना खा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। डायबिटिक है तो हम अपना डायबिटिक का लेवल जो है नॉर्मल पे ले आ सकते हैं, बट हम अपनी एज जो है वो मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो जितनी है उतनी ही रहेगी। सो दिस इज़ द रिस्क फैक्टर। Next, the nurse is assessing the lower extremity of a client with the peripheral vascular disease. During the assessment, the nurse should expect to find which of the following clinical manifestation of PVD. अगर ये किसी को पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ है, उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में नर्स असेस कर रही है, तो ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशंस है जो कि नर्स फाइंड करेगी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऐसी जो कि पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़ की होगी। हेरी लेग्स, मॉल्टेड लेग्स, पिंक कूल स्किन, वार्म मॉइस्ट स्किन। सो देखने को मॉल्टेड लेग्स जो है वो देखने को मिलेंगी आपको, जो कि पीवीडी, आई थिंक ये क्वेश्चन मैं पहले भी पीवीडी का एक करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आई थिंक एज फैक्टर या फिर रिस्क फैक्टर, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखी है वो उनको पता होगा। मॉल्टेड स्किन क्या होती है, एक टेम्पररी कंडीशन होती है जिसमें टाइनी वेसल्स जो है अंडर द स्किन जो रप्चर होनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। जो हमारी स्किन है ना, आप देखना किसी को अगर होगी पीवीडी वाली डिसीज़, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज़, उसकी स्किन के अंदर ना छोटी छोटी जो वेसल्स दिखती होती हैं वो रप्चर होनी शुरू हो जाती है और वहाँ पे ब्लूइश रेड और लेस लाइक पैटर्न बनने लग जाता है, जिसको हम रेटिकुला भी बोलते हैं। लिख लेना, जिसको हम रेटिकुला भी बोलते हैं। सो ये देखने को मिल जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है दैट इज़ मॉल्टेड स्किन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 24 आवर्स आफ्टर अ बोन मैरो एस्पिरेशन द नर्स इवेलुएट विच ऑफ द फॉलोइंग एंड एन अप्रोप्रिएट क्लाइंट आउटकम। सो अगर 24 आवर्स आफ्टर बोन मैरो एस्पिरेशन हमने किसी की है तो ऐसी कौन सी वैल्यूएशन है जो कि अप्रोप्रिएट रहेगी। द क्लाइंट मेंटेन्स बैड रेस्ट, देयर इज अ रेडनेस एंड स्वेलिंग एट द एस्पिरेशन साइट, द क्लाइंट रिक्वेस्ट मॉर्फिन सल्फेट फॉर पेन, देयर इज नो ब्लीडिंग एट द एस्पिरेशन साइट। सो अगर किसी का भी बोन मैरो एस्पिरेशन होता है, अगर वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं हो रही, तो दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लाइंट्स आउटकम, क्योंकि जो ब्लड है अगर बोन मैरो से फ्लो करता रहता है, मोस्टली हम वहाँ पे कंप्रेशन यूज़ करते हैं ताकि जो ब्लड है वो फ्लो ज़्यादा ना करे, ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। सो दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट इवेल्युएशन ऑफ अ बोन मैरो एस्पिरेशन क्लाइंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। आज हम 500 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगे हों क्वेश्चंस और आप सब समझ रहे हों। और अगर आपको तैयारी करनी है सो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा थ्योरी बैच, MCQ बैच एंड जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स वाला बैच है। आपके पास नंबर मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके पास हैं, आप व्हाट्सएप करके या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर लिखा है, कॉल करके मेरे से डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। पेपर आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। GMCH और PGI का भी जिनका लास्ट अटैम्प्ट है, गो फॉर इट, बिकॉज इसके बाद वैकेंसीज़ आपका भी लास्ट अटैम्प्ट है और वैकेंसीज़ बहुत लेट आएंगी। आपको MCQ बैच या फिर कोई और बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रही इट्स इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक अगर लास्ट अटैम्प्ट है तो जी जान लगानी पड़ेगी, तभी पेपर क्लियर होगा। बिकॉज बहुत से बच्चे बहुत टाइम से रिवीजन कर रहे हैं जो मेरे साथ हैं, तो उनका ऐसा होता है कि हम तो क्लियर कर ही देंगे, ठीक है ना। दूसरा, डेमो क्लास रखी जा रही है 11 सितंबर को। अगर आपको डेमो क्लास चाहिए
किसी भी बैच की, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं मुझे, वहाँ पे आप अपना डेमो क्लास का बोल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई बैच ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्री रजिस्ट्रेशंस के ऑफ़र जो हैं वो 11 सितंबर तक ही रहेंगे, उसके बाद वो ऑफ़र्स वैलिड नहीं रहेंगे और कल से जो रेगुलर क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। सो ज्वाइन करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, डू हार्ड वर्क एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़। और अपना जो टाइम है वो इन्वेस्ट करो नॉलेज गेन करने में, ठीक है, वेस्ट मत करो, नॉलेज गेन करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर ज़रूर करिएगा। बाय।